नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस खास कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो ये विशेष एंटरप्राइज है वार्तिक टीवी के जरिए, इसमें हम इस तरह के प्रोग्राम लेकर आते हैं जिससे कि आम जनमानस जो है, हमारी जो आम पब्लिक है, उसको पॉलिटिक्स समझ में आ सके, अर्थशास्त्र अर्थनीति समझ में आ सके, और उसी को डेडिकेटेड, उसी को समर्पित हमारा ये साप्ताहिक कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल हम हर सप्ताह गुरुवार को आपके समक्ष लेकर आते हैं। और इसमें मेरे साथ राजनीति में लंबा अनुभव रखने वाले और राजनीति के चाणक्य पूर्व मंत्री चंद्रराज्य सिंह भी होते हैं, और वही इस कार्यक्रम के यूं तो सूत्रधार भी हैं। और साथ ही मैं उनसे जानकारी आपके माध्यम से, आपके जरिए हमारे दर्शकों के लिहाज से सवाल करता हूं, और उन सवालों के जवाब में जो तस्वीर बनती है वो आज की हमारी राजनीति की असली पिक्चर है। और मैं हमेशा आपको यह आग्रह करता रहा हूं कि राजनीति से परहेज ना करें, राजनीति को समझने का प्रयास करें, क्योंकि यह देश हमारा है और इस देश की राजनीति हमारे द्वारा संचालित होती है। आपका वोट दे देने मात्र से कर्तव्य पूरा नहीं हो जाता है। हमारे इर्द गिर्द जितना भी कामकाज चल रहा है उसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। किस पार्टी का, किस राजनीतिक दल का क्या एजेंडा है, किस तरह से वो काम करती है, उसका इतिहास क्या है, आज तक उसके इतिहास के मैनिफेस्टो के अनुसार, उसके चुनावी घोषणा पत्र के अनुसार काम हुए हैं या नहीं हुए हैं, इन सब बातों का भी आपको हमको ध्यान रखना है। और आज की चर्चा भी हमारी इसी तरह की रहेगी, जिसमें हम राजनीति के उस गूढ़ मर्म को हमारी बातचीत के जरिए हम समझाने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत, और हमारे प्रोग्राम के सूत्रधार चंद्रराज्य सिंह जी का स्वागत करते हैं। नमस्कार साहब। नमस्कार भाई सुभाष जी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीति में लंबा अनुभव रखने वाले पूर्व मंत्री, राजनीति के चाणक्य चंद्रराज्य सिंह भी। तो सिंह भी साहब, ज्यादा समय न गंवाते हुए मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि देश की राजनीति इस वक्त किस तरह की चल रही है, क्या आप पाते हैं इस राजनीति में, और खास तौर पर मेरा जो इशारा है वो संसद में जो हमारा सत्र चल रहा है इस वक्त, शीतकालीन सत्र, उसमें जो हंगामा बरपा है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? शर्म आती है, कहने को है क्या। मेरे को तो लगता है कि हर सांसद को संसद में जाने के पहले मर्यादा का पाठ सिखाना जरूरी है। 1 महीने की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि आप संसद में जाकर के कैसे बर्ताव करेंगे, क्या बोलेंगे, कैसी प्रतिक्रिया करेंगे, आपकी भाषा क्या होगी, आपके विरोध करने की सीमा क्या होगी, आपके समर्थन की सीमा क्या होगी। इस सब की कमजोरी के कारण पिछले बार जो राज्यसभा के अंदर मार्शलों के साथ धक्का मुक्की हुई, उसके विरोध में आज जो नॉन एनडीए के 12 सांसदों को निलंबित कर दिया। अब इसकी क्रिया प्रतिक्रिया पर आप बताइए, क्या गलत किया स्पीकर ने? क्या सांसद वहां पर मार्शल इसलिए होते हैं कि वो अपनी पिटाई खाएं, मार खाएं? मार्शल की क्या गलती है? मार्शल को जो आदेश देता है स्पीकर उसका पालन करते हैं, और आप सांसद हो, आपका क्या स्तर है? मार्शल एक कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल ऐसा ही होता है, उसके बराबर धक्का मुक्की करो, ये उचित नहीं है। इसलिए आपको सबक देने के लिए वेंकट नायडू ने जो फैसला लिया है बहुत उचित फैसला है। इन 12 सांसदों को काफी लंबे अरसे तक बाहर बैठना चाहिए, ताकि इन्हें मालूम पड़ जाए कि आगे जाकर के संसद की बाउंड्री के अंदर, संसद के घेरे के अंदर उन्हें कैसा बर्ताव करना चाहिए। जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है। मार्शल के साथ क्या मारपीट करते हो? अरे भाई एक बात बताओ, अगर संसद के अंदर लकड़ियां जाना अलाउड होती तो हेडिंग क्या आता मालूम है? लाठमबाज, लेटरों में टक्कर। ये तो भगवान की दया है कि आपको नियत्ते केवल हाथ पांव लेकर के ही संसद में अलाउ किया जाता है, इसलिए आप खाली मारपीट धक्का मुक्की कर सकते हो। पर आपके मन की भावना, उसके अंदर जो होने वाले कर्म हैं, उनको देखकर जनता को तो शर्म आए ना आए, मैं चाहता हूं आप लोगों को, सांसदों को अवश्य इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। स्वनियंत्रित, स्व अनुशासित, स्व प्रेरित भावना के अनुसार संसद की गरिमा को बनाए रखना चाहिए। और सभापति जो है राज्यसभा के, उपराष्ट्रपति जो हमारे हैं वेंकैया नायडू, उनका भी इशारा इसी तरफ है। जो आप बात करें उसी लाइन की बात वो भी कहना चाह रहे थे
कि संसद की एक मर्यादा है, उस मर्यादा में रहकर कोई बात अपनी कही जाए, लोकतंत्र का तकाजा है। और उन्होंने इन 12 सांसदों की इसीलिए निलंबन की इस प्रक्रिया को भी अभी रद्द करने के लिए मनाही दे दी है। हालांकि आज थोड़ा सा उन्होंने लिबरल सा रुख दिखाया है कि यदि 12 सांसद माफीनामा देंगे तो फिर इस पर कोई विचार हो सकता है। तो ये बात आपने सही कही। और हमारी संसद का जो देखिए सुभाष जी, क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा मांगना अपमान नहीं है, क्षमा तो वीरों का आभूषण है, देना भी और लेना भी। तो वेंकटेश जी ने बहुत सही कहा है, अगर वो अपनी गलती स्वीकार करते हैं, पश्चाताप करते हैं, दुखी होते हैं, आगे से मर्यादित रहने का आश्वासन देते हैं, तो वेंकट नायक जी उनको बाहर निकाल करके अध्यक्ष पसंद नहीं होंगे, मगर कुछ सबक तो मिलना ही चाहिए, कुछ तो शिक्षा मिलनी चाहिए, मर्यादा को स्वीकार करना चाहिए। सांसदों की अपनी मर्यादा है, सांसद इस देश के प्रतिनिधि है, उनको सम्मान मिलना चाहिए। पर वो अपना सम्मान स्वयं अगर हेड कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टरों के हाथ में गंवा देते हैं तो ये बहुत दुख की बात है। आज एक और राजनीतिक डेवलपमेंट है सिंघवी साहब, और ये नेशनल पॉलिटिक्स का एक नया डेवलपमेंट है जिसकी मैं जानकारी दर्शकों को दे देता हूं, फिर आप अपने कमेंट बताना। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने एक बयान दिया था कल, और वो शरद पवार से मिलकर, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा शरद पवार से मिलकर जब बाहर निकली तो उन्होंने ये बयान दिया कि अब यूपीए जो है वो खत्म हो गया है, खात्मे की तरफ है। और उन्होंने इस मामले में राहुल गांधी के ऊपर भी तंज कसा था कि जो आदमी विदेश रहता है, काम करना चाहता नहीं है, वो कैसे काम चलेंगे फिर। और उनका इशारा यूपीए की तरफ खासतौर पर था कि अब यूपीए नाम की कोई चीज रह नहीं गई है। इसके ऊपर आज बबेला मचा है और इस पर कांग्रेस में बड़ा भूचाल दिखाई दिया है। उसमें कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी भी आए प्रतिक्रिया देने, और कपिल सिब्बल ने तो पलटवार ऐसा किया है कि उन्होंने कहा कि बिना कांग्रेस के यूपीए ठीक वैसा ही है जैसे बिना आत्मा का शरीर। तो क्या आपको क्या लगता है? देखिए, बात सही है। यूपीए का मतलब है कांग्रेस के नेतृत्व में संघर्षशील लोगों का एक राजनीतिक संगठन बन जाना। अब ममता बनर्जी कभी तो सोनिया से टाइम मांगने के लिए जाती है, कभी शरद पवार के साथ बात करती है। मेरे को लगता है ममता जी का बंगाल के बाद कहीं अस्तित्व है नहीं, इसलिए बौखला रही है, छटपटा रही है। कोई तो जगह मिल जाए, कई जगह मिलने वाली नहीं है। बीच में ये भी खबर आई थी कि राजस्थान में अपने पार्टी का गठन करने वाली है। अरे पार्टी तो छोड़ो, आप राजस्थान में टी पार्टी भी नहीं कर सकती ममता जी। आप बंगाल में हो, बंगाल में रहो, शरद पवार से मिलो, आपकी मर्जी है। यूपीए की मजाक करने का, यूपीए को अस्तित्वहीन बनाने का अधिकार आपको किसने दिया? राहुल गांधी जैसा भी है, आप तो खाली बंगाल की सीमा में हो, वो तो पूरे देश में है। अरबों करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के दिल पे राज करता है। क्यों राहुल गांधी का ऊपर कटाक्ष करते हो? राहुल गांधी विदेश जाते हैं, आपको क्या तकलीफ है? हम तो यह कहेंगे आप खाली बंगाल में क्यों बैठी रहती हो, आप बाहर क्यों नहीं जाती हो? विदेश जाता है, अनुभव करता है, राजनीति सीखता है, लोगों में जाता है, अपनी भावना बनाता है, देश का प्रचार करता है, देश की बात करता है। राहुल गांधी के बारे में ममता जी का ये प्रहार अनुचित एवं अनर्गल प्रहार है। ममता बनर्जी, आप अपनी हैसियत तो देखो, आप कहाँ हो? हिंदुस्तान के इतने से हिस्से पे हो। आज कहीं पर कन्याकुमारी से लेकर हिमाचल तक कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा है, जैसलमेर से लेकर के बंगाल तक कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा है। आपके कार्यकर्ता कहाँ है? आपने खाली प्रांतवाद की आड़ के अंदर एक चुनाव क्या लिया, अपने आप को 30 बार का मारने लग गई। न तो आप यूपीए का पार्ट होने लायक हो, न आप एनडीए का पार्ट होने लायक हो। आप तो चुनाव जीतने के लिए छोटी मोटी पार्टियों का गठबंधन करो, साधन प्रसाधन और शक्ति लेकर के अपने अस्तित्व को बनाए रखो। मैं कतई पसंद नहीं करता कि ममता जी यूपीए पर आक्रमण करे। आज जैसे भी यूपीए है, एनडीए के बाद भारत का देश का सबसे बड़ा संगठन है। आपको नहीं रहना यूपीए मत रहिए। शरद पवार को नहीं रहना, नहीं रहे। न तो शरद पवार न ममता दोनों मिलकर भी कांग्रेस के बाद कांग्रेस के समक्ष टक्कर लेने की स्थिति में नहीं है। आज कांग्रेस का जो भी वर्चस्व है, माना कांग्रेस सत्कार में नहीं आ रही है। कांग्रेस ने बहुत शासन खो दिए हैं, मगर फिर भी कांग्रेस कांग्रेस है। कांग्रेस का इतिहास है, कांग्रेस का पुरातन है, कांग्रेस का वर्तमान है, कांग्रेस का भविष्य है। सोनिया गांधी का नेतृत्व है, राहुल और प्रियंका जैसे नौजवान है। आपके पास कौन है? कभी आप किसी आने जाने वाले को ढूंढ के लाती हो, कभी जो पहले पार्टी छोड़ के गए उनको बुलाती हो। इसलिए मैं ममता जी के इस स्टेटमेंट को सिरे से खारिज करता हूं, एकदम खारिज करता हूं।
आज देश में जैसी कैसी भी है, कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकता है। अब राजस्थान का चुनाव आने वाला है। अरे राजस्थान में अगर कांग्रेस के अंदर एक नौजवान सचिन पायलट जाता है, हजारों लोग जिंदाबाद बना देते हैं। अरे वो तो कुछ है ही नहीं, पदविहीन आदमी है। आप तो मुख्यमंत्री हो, सब जगह जाती हो, आपका बंगाल के बाहर में कुछ है ही नहीं। बंगाल के बाहर आप कंगाल हो, ये आप कागज पर लिख लो। इसलिए यूपीए का विरोध करना ममता जी आपको शोभा नहीं देता है। आपको तो यूपीए में जाकर भाजपा के सामने समग्र शक्तिशाली गठबंधन बनाने में योगदान देना चाहिए। वेरी गुड। आज ये जो बात आपने कही कि कांग्रेस को सत्ता नहीं मिल रही है और सत्ता से बाहर है, इस बात की तायीद गुलाम नबी आजाद ने भी की है। उन्होंने ये दर्द भी जताया है कि मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन जो सच है वो दिखा है सामने, और 2024 में कांग्रेस को कोई ऐसी स्थिति नहीं आने वाली कि कांग्रेस को राज मिल जाएगा, राज में कांग्रेस आ जाएगी। ये गुलाम नबी आजाद ने भी आपकी भाषा जो आपने बोली। देख सुभाष जी, राज ना मिले, उपस्थिति हो जाएगी पूरे देश में। राज सब कुछ नहीं होता है, प्रेजेंस होती है। राज तो आता है जाता है। आपकी उपस्थिति होनी चाहिए, आपके उम्मीदवार होने चाहिए, हार जाए, जीत जाए, इससे क्या होता है। मगर मैं आपसे 2024 के अंदर अगर ढंग से कांग्रेस से चुनाव लड़ा, एक नेतृत्व रहा और चापलूसों और उनको क्या कहते हैं, चापलूसी से भी गए भी थे, खुशामद लोगों से दूर रही और मेरिट पर लड़ी, तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और कई प्रदेशों के अंदर, इवन गुजरात में कांग्रेस मरी भी नहीं रहेगी। आप देख लेना, कांग्रेस उठेगी। ये अलग बात है कि मोदी के जबरदस्त नेतृत्व के आगे कांग्रेस जीत नहीं पाएगी। मोदी और अमित शाह का नेतृत्व एक विशाल नेतृत्व है। भारतीय जनता पार्टी का आरएसएस संगठन एक महानतम संगठन है। इनसे टक्कर लेकर हारने में भी जीत है। जीत हार क्या होती है आप ही बताइए मेरे को। हार सकती है, जीत भी सकती है, मगर जीतने के चांस कम है। मैं गुलाम नबी की इस बात को स्वीकार करता हूं। मगर गुलाम नबी जी, आप तो कांग्रेस के इतने वर्षों तक पदाधिकारी रहे हो, मंत्री रहे हो, आपको ऐसा कहने के पहले सोचना चाहिए था कि आपका कर्तव्य नहीं था कि आप कांग्रेस के उन 36 नेताओं को, 30 नेताओं को जो कांग्रेस को कमजोर करने की बगावत करें, उनके खिलाफ स्टेटमेंट देकर यस हम जैसे कहते भी है कांग्रेस ही है, कांग्रेस के अंदर तो है ही ना, आपने छोड़ दो ना कांग्रेस, उसके बाद करिए विरोध। फिर जाइए आप ममता जी के पास। शरद पवार का तो कोई बात ही नहीं है। शरद पवार तो अथाह दौलत के अथाह मालिक है, चाहे जिसको खड़ा कर सकते हैं। राजस्थान में भी शरद पवार ने अपनी पार्टी खड़ी की है, एक उमेश सिंह चंपावत को उसका अध्यक्ष बनाया है। अभी तक एक उम्मीदवार नहीं। मुझे मिले तो उमेश सिंह जी, मुझे बोले क्या करना चाहिए। मैं छोटी पार्टी हो, छोटी स्मॉल पार्टियों को एक करो, एनसीपी के पास बहुत दौलत है, अच्छे उम्मीदवार लाओ, एनसीपी के नेतृत्व में छोटी पार्टियों का गठबंधन बनाओ, 10-20 लोग खड़े करो, बीटीपी से बात करो, हनुमान जी की पार्टी से बात करो। ये सब तो होता नहीं है, खाली आलोचना। मैं आज भी कहना चाहता हूं, वक्त है एनडीए के सामने, भारतीय जनता पार्टी के सामने सारी छोटी पार्टियों को एक होने का प्रयास करना चाहिए। अब ममता जी तो पार्टियों को एकता के पहले तोड़ने में लग जाती है। शरद पवार से बात हुई नहीं, सब तोड़ने में लग जाते हैं। क्यों राजस्थान में डाल दो अगर पाव नहीं, या आप पार्टी भी आना चाहती है, या एनसीपी भी आना चाहती है, या बीटीपी भी आना चाहती है, या रालोपा भी आना चाहती है। अलग अलग क्यों लड़ रहे हो भाई। ये तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बाद ही आपका नंबर आएगा। अगर आप इन दोनों पार्टियों को नहीं तोड़ सकते हो, इनको हरा नहीं सकते हो, तो टक्कर तो लो, सामने तो खड़े हो, बूथों पे तार दे के तो आओ। ये भी नहीं करें, वो भी नहीं करें, तो आपको घर बैठे तो सत्ता मिलती नहीं। फिर भी मैं कहूंगा, राहुल गांधी एकमात्र यंग आदमी है आज की तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कड़वी भाषा का प्रयोग करके बोलने की हिम्मत रखता है, और किसी की हिम्मत नहीं है। राहुल गांधी को कमजोर करना, कांग्रेस को कमजोर करना है। राहुल गांधी को वीक करना, कांग्रेस को वीक करना है। एक राहुल गांधी को मान लीजिए, जहां राहुल खड़ा होकर नारा दे दे, करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता यस, तो ताकत बन जाएगी। ताकत नारों से बनती है, समर्थन से बनती है, प्रदर्शन से बनती है। उसको अकेला छोड़ दोगे तो कैसे नेता बन जाएगा वो। अब राजस्थान में किसने बनाया सचिन को, जहां जाता 11 लोग आ जाते हैं तो नेता बन गया। कल को सचिन नेता भाग के नारे ही नहीं लगते तो नेता कैसे बनता। नेता जनता बनाती है, और जनता है कांग्रेस के पास। इसका सिस्टमेटिक यूनिफिकेशन एंड एक्सपेरिमेंटल यूज नहीं हो रहा है, यही कांग्रेस की कमजोरी है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, और ये बात आपने बहुत अच्छी उठाई कि कांग्रेस की प्रेजेंस रहेगी, यानी विपक्ष की प्रेजेंस रहेगी। आप यदि दुनिया के
तमाम देशों को देखें तो बहुत सारे देशों में इस तरह के नमूने मिलते हैं कि विपक्ष जो होता है वो असल में नॉन ट्रेजरी ब्रांच के तहत होता है और सरकार की ही तरह वो भी अपनी सरकार बनाता है। और उसकी जो कॉन्सेप्ट है, जो डेमोक्रेसी की कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि विपक्ष को भी जनता के वोट मिलते हैं, वो भी जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए वो सरकार का ही पार्ट है एक तरह से। हमारे यहां पर थोड़ी कड़वाहट ज्यादा है और विपक्ष में और सत्ता के दलों में थोड़ा सा आए दिन तू मैं और जूतम पैजार होती रहती है। लेकिन कुछ देशों में इस तरह, कुछ देशों में इस तरह के नमूने हैं कि वो विपक्ष भी अपनी एक तरह की सरकार बना के चलते हैं। डिफेंस मिनिस्टर भी होता है, हेल्थ मिनिस्टर भी होता है, एजुकेशन मिनिस्टर भी होता है, फाइनेंस मिनिस्टर भी होता है, वो सब उसी तरह का वो रखते हैं क्योंकि उनको पता है कि जनता ने उनको भी वोट दिए हैं, इसलिए जनता के हितों की रक्षा करने का काम उनका है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपसे ये जरूर मैं जानना चाहूंगा, कांग्रेस का आपने राहुल गांधी का ये अभी जिक्र किया है, तो इस पे हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस दिल्ली की बजाय अब राजस्थान में शक्ति प्रदर्शन के लिए रैली करना चाहती है, इस तरह की खबरें आ रही हैं, तो क्या लगता है आपको ये किस तरह का शक्ति प्रदर्शन है? देखिए, मैं आपसे एक बात बता रहा हूं, कांग्रेस दिल्ली की जगह राजस्थान में आ रही है, यह तो अशोक गहलोत को सोनिया जी के प्रति भक्ति प्रदर्शन का बेस्ट मौका है और इस भक्ति प्रदर्शन के अंदर उसका भविष्य है। ये वो चाहता भी यही था। फिर बड़ी स्टेट है, साधन संपन्न है, जगह है, जमीन है, भवन है, मकान है, वहां परमिशन नहीं मिली, यहां परमिशन मिल गई क्योंकि यहां परमिशन देने वाली भी कांग्रेस और लेने वाली भी कांग्रेस है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मगर इसका उद्देश्य क्या है, इसका अंत क्या होने वाला है? इस शक्ति प्रदर्शन का एकमात्र अंत ये होगा कि अशोक गहलोत जी सोनिया के प्रति भक्ति प्रदर्शन के अंदर 100% सफल हो जाएंगे। इसके अलावा मिलना जुलना कुछ है नहीं, क्योंकि जो गुटबंदी अब मिटती नहीं है, आज भी है और गुटबंदी रहेगी। मैं कांग्रेस के नेताओं से खूब मिलता हूं क्योंकि मेरा इतना वर्षों का संबंध रहा है। मुझे मालूम है कि कांग्रेस के अंदर एकता की संभावना 0 है, राजस्थान में तो डबल 0 है। इसलिए इससे कुछ मिल जाएगा, फायदा आएगा तो 2 लाख आदमी आएंगे, थोड़ा बहुत कोरोना भी लाएंगे, डेंगू भी लाएंगे, शोर मचाएंगे, भीड़ करेंगे, जय जयकार होगी, चलो अच्छा है, पार्टी जिंदा है, ये घोषणा तो होगी, क्या बुराई है, कर लेना दीजिए। मैं तो जयपुर के निवासियों की ओर से कहूंगा, आदरणीय सोनिया जी, प्रियंका जी, और आइए, राहुल गांधी आप आइए, राजस्थान की धरती आपका स्वागत करने को आतुर है, मगर आने के बाद कुछ करके जाइए, कुछ चमत्कार दिखा के जाइए, कुछ घोषणा करके जाइए, कुछ ऐसी विशेष काम करो जो और कोई नहीं कर पाया हो। खाली आओगे, मीटिंग हो जाएगी, तालियां बज जाएगी, लोग आ जाएंगे, सरकारी लोग बसों का इंतजाम कर देंगे, भीड़ हो जाएगी। इस भीड़ से कोई मतलब नहीं है। अगर ये मीटिंग, ये प्रोग्राम केवल भीड़ तंत्र है तो 0 इसका मूल्य है, मगर ये अगर प्रोग्राम कांग्रेस के अंदर एकता लाने का प्रोग्राम है तो मैं कहूंगा ये बहुत अच्छा प्रोग्राम। तो शक्ति प्रदर्शन की बात जब चली है तो एक और शक्ति प्रदर्शन भी होने जा रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी का शक्ति प्रदर्शन है। अमित शाह जो है पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं में एक हैं और बहुत दिग्गज नेता हैं, वो जयपुर आ रहे हैं, तो ये किस तरह का मैसेज है? ये जवाब है, ये प्रत्युत्तर है। कांग्रेस भाजपा के अंदर वसुंधरा राजे सिंधिया ने अभी कुछ देव दर्शन एवं अपना दुख प्रकट करने के लिए यात्रा की, जिसको लोगों ने राजनीतिक यात्रा में कन्वर्ट कर दिया। जब राजनीतिक यात्रा में कन्वर्ट कर दिया तो यहाँ का प्रदेश का संगठन बौखलाया, यहाँ की आरएसएस के लोगों ने उसमें भाग नहीं लिया। अब उसका व्यक्तित्व जैसा भी है, आप वसुंधरा को जानते हो, मैं भी जानता हूं, वसुंधरा के इस व्यक्तित्व को समानांतर लाने के लिए इनके पास चारा नहीं था, राजस्थान में तो कोई नेता था नहीं, इसलिए इन्होंने बड़े आराम से अमित शाह का सहारा लिया। अमित शाह आएंगे, वो भक्ति प्रदर्शन है, ये आरएसएस का शक्ति प्रदर्शन है। कांग्रेस में भक्ति प्रदर्शन और भाजपा में शक्ति प्रदर्शन, ये चलता रहता है साहब। मगर मैं आपको एक बात पूछता हूं, आज भाजपा के अंदर अगर वसुंधरा गई लोकप्रिय होकर के, आपको क्या तकलीफ है? अगर ये गुटबंदी का हिस्सा नहीं तो गई क्यों? उन लोगों क्या गई है कि 100 बात पहले बाप बेटे मर गए तब अब बैठने के लिए गई है? कौन सा देवदर्शन है? देवदर्शन में क्या इतनी भीड़ इकट्ठी होती है क्या? देवदर्शन तो देवताओं का अकेले में होता है। हम जैन तो देवदर्शन के एकांत में बैठ के देवदर्शन करते हैं, ये सामूहिक देवदर्शन है। पर ये बहानाबाजी, स्पष्ट बोलो वसुंधरा जी, आई एम ए लाइकली कैंडिडेट ऑफ चीफ मिनिस्टर, और मैं इसके लिए दौरा करूं। वेरी गुड, यू आर राइट। और इधर बोल दे, ये आगे अमित शाह जी स्पष्ट करें,
कि मैं वसुंधरा को बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। अरे ना देना तो खुला बोलो ना, डरते क्यों हो? इस पर कहो वसुंधरा कैन नॉट बी ए कैंडिडेट और विल बी ए कैंडिडेट। आप कहिए कि हम 2 से ज्यादा मुख्यमंत्री को अवसर नहीं देंगे, हम ये भी कहिए कि हम नए नए मुख्यमंत्री को ला रहे हैं। अगर आप भट्टर को ला सकते हो, गुजरात में पटेल को ला सकते हो, तो यहां भी आप ला सकते हो, किसी लड़के को ला सकते हो, आप चाहो जिसको ला सकते हो। इसलिए ये जो शक्ति प्रदर्शन बनाम भक्ति प्रदर्शन है, इन दोनों का कोई अर्थ नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि जब अमित शाह आए तो जनता के दिमाग की गलतफहमी दूर करे। क्या चेहरे से चुनाव लड़ा जाएगा? अब चेहरे 8-9 आते हैं, आप उनको सबको जानते हो। क्या गजेंद्र के चेहरे पर चुनाव लड़ोगे? क्या ओम बिरला के चेहरे पर चुनाव लड़ोगे? क्या भूपेंद्र के चेहरे पर चुनाव लड़ोगे? क्या गुलाब जी के चेहरे पर चुनाव लड़ोगे? या दिया कुमारी के चेहरे पर लड़ोगे? वसुंधरा के चेहरे? ये चेहरे ही टकराते रहेंगे। जब तक चेहरे चेहरों से टकराते रहेंगे, जब तक भाजपा के कार्यकर्ता दुविधा में पड़े रहेंगे। किसी को लाभ नहीं होना है। अमित शाह जी स्पष्ट करके जाना। अगर आप स्पष्ट करके नहीं जाते हो तो आपका आना बेकार है, आपका देना बेकार है। भीड़ तो हमको मालूम है, 300 ब्लॉक है, 1000 आदमी लाओ तो 3 लाख इकट्ठे हो जाएंगे। भाजपा का संगठन है, आरएसएस के कार्यकर्ता है। भीड़ जुटाने में आरएसएस और भाजपा का मुकाबला हिंदुस्तान में कोई कर ही नहीं सकता। और नारा जब लगाती है आरएसएस मोदी 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 मोदी, तो बाकी सब बन जाते हैं इब्राहिम लोदी। ये ताकत है, इस ताकत का कोई इलाज नहीं है। मैं आपसे इतना ही कहूंगा, इन दोनों यात्राओं को आप गंभीरता से लें। तो यही लोग, एक में भक्ति प्रदर्शन है अशोक गहलोत का और एक में शक्ति प्रदर्शन है सतीश पूनिया का। इसका कोई लाभ होना नहीं, इसका कोई उद्देश्य नहीं। ये उद्देश्यहीन रैलियां हैं, ये उद्देश्यहीन यात्राएं हैं। लेकिन कांग्रेस का उद्देश्य है राहुल गांधी को एस्टेब्लिश करना। तो यहां भी तय करे अमित शाह किसको एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। वसुंधरा जी ऑलरेडी बहुत पॉपुलर है, 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुकी है, उनकी पॉपुलरिटी वो स्वयं एस्टेब्लिश कर रही है। वहां राहुल गांधी की पॉपुलरिटी कांग्रेस को आगे करनी पड़ रही है, वो तो स्वतः ही एस्टेब्लिश है। इन सब बातों को देखते हुए सुभाष जी, इन दोनों के बाद 12 तारीख के बाद, इन दोनों रैलियों को देखने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि मेरी तलाश यात्रा में लोगों ने क्या क्या कहा। मैं 5 जगह जाके आ चुका हूं। मैं लोगों से खुद नहीं नाम लेता, उनसे पूछता हूं क्या ये बन सकता है, वो बन सकता है, वो बन सकता है, तो लोग नो 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 नो, फिर नाम आ जाते हैं। तो लोगों ने आप प्रचार, मैं कहा प्रचार करूं? लोग कह रहे हैं वसुंधरा और दिया के अलावा किसी का नाम ही नहीं आता है राजस्थान के अंदर। उधर सचिन पायलट के अलावा किसी का नाम ही नहीं आता है। पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये नाम गंभीर है, ये तो वो कह रहे हैं जो सुन रहे हैं। मैं मेरी पूरी यात्रा में प्रश्न करता हूं, उत्तरदाता नहीं हूं। इधर सुभाष जी, जनता की भावनाओं को मैं आप तक पहुंचा दूंगा। और मुझे मालूम है कि आपके चैनल के हत्ते चढ़ गई मेरी भावना, तो पूरे प्रदेश की जनता के हत्ते भी चढ़ जाएगी। गुड, वेरी गुड। अब एक सवाल करते हैं आपसे और उसके बाद प्रोग्राम कंक्लूड करेंगे। और यह सवाल जुड़ा हुआ है अगले ही साल की शुरुआत में जो राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें खास तौर पर उत्तर प्रदेश की मैं बात करना चाहूंगा आपसे, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। और जैसा कि कहा जाता है हमारे यहाँ की उत्तर प्रदेश ही तय करता है कि दिल्ली पर किसका राज होगा। तो अब ये यूपी में चुनाव होने के बिल्कुल अब सन्निकट है, तो ऐसे में क्या हालात आपको दिख रहे हैं, क्या स्थिति यूपी में दिखाई देती है? हालात साफ है, भाजपा का राज बनने वाला है। 60% में अकेली भाजपा रहेगी, 40% में फुटकर ये सब रहेंगे। यही वापस मुख्यमंत्री बनेगा, यही नारेबाजी होगी। आप बड़े शहरों के अंदर 150-200 सीट में किसका राज आएगा? कुछ गांवों में, कुछ किसानों में, मेरठ में, बागपत में, बुलंदशहर में, जहां इस इलाके में 100% बीजेपी के डेंट लगेगा। अब 350 नहीं आएगी, बीजेपी 220-25 के आसपास आएगी, पर राज बढ़ाने के लिए काफी है। अखिलेश का नंबर 2 पोजीशन रहेगा, ये भी आप जानते हो। तो इस सवाल का, प्रश्न का उत्तर तो आप खुद ही दे रहे हो, ये मैं उत्तर नहीं दे रहा हूं, ये तो सामने है। मगर कांग्रेस किसी भी हालत में कितनी भी ताकत लगा ले, उत्तर प्रदेश में प्रियंका के कारण 15-20 तक तो जा सकती है, इससे आगे कांग्रेस आएगी नहीं। जब कांग्रेस आएगी नहीं तो राष्ट्रीय राजनीति पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। पड़ेगा तो उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की धार्मिक जनता ने रामायण के मंदिर को, राम मंदिर के बनने की घोषणा को वहां के हिंदू समाज ने गले उतार लिया है। 70% हिंदू होते हैं, इसलिए राज तो उनका बनना ही है, राज तो योगी का आना ही है, राज तो जीत तो हिंदुत्व की होनी है, जीत तो राष्ट्रवाद की होनी है। अब फिर भी चलो, अखिलेश जी कोशिश कर रहे हैं, यंग आदमी है, आप उसको थपकी दो, एनकरेज करो, आई वुड लाइक इट। लेकिन राज बदल दे योगी की जगह, साहब ये बात तो मेरे गले नहीं उतरती। गुड।
तो ठीक है, आपने खाका खींच दिया उत्तर प्रदेश का। अब लास्ट में मैं आपसे ये कहूंगा कि कोई ऐसी बात जो मैं न पूछ पाया हूं वो आप और कह लीजिए, क्योंकि आप प्रोग्राम के सूत्रधार हैं। क्या कहने को बचा है? बचा नहीं है। अब तो हालत बड़ी इस देश की राजनीति की विचित्र है, समझे आप। एक ऐसी स्थिति है जहां कड़ाई के साथ कोई बात कही नहीं जा सकती, पूछी भी नहीं जा सकती। तो मेरे को अंत में बोलने के लिए आप कहते हो तो मैं यही तो कह सकता हूं, पार्टियां अपने मर्यादा को रखते हुए आक्रमण छोड़कर कंस्ट्रक्टिव काम करें, ताकत के साथ बढ़े, हार को पहले स्वीकार करें और फिर जीत के लिए तैयार करें। धन्यवाद। वेरी गुड। तो ये थे चंद्राजी सिंह भी, राजनीति में लंबा अनुभव रखने वाले और राजनीति के चाणक्य पूर्व मंत्री रहे हैं। और आपने इनसे जाना कि देश में किस तरह के राजनीतिक हालात हैं, और लंबा अनुभव होने के बावजूद जिस तरह की राजनीति दिखाई दे रही है, उससे जो बॉडी लैंग्वेज और जो एक्सप्रेशंस आज आपने सिंह साहब के चेहरे पर देखे हैं, और जिस तरह की बात वो शायद संभवतः एक्सप्रेस उस तरह से नहीं करना चाह रहे हैं कि वो मायूसी का कोई बादल खड़ा करना चाह रहे हों, लेकिन हालात ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं, उनकी बातचीत से ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो आपने उनसे जाना, आप प्रोग्राम में आए, इसका आपका बहुत बहुत आभार सिंघवी साहब। नमस्कार। आते ही रहेंगे साहब। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे चंद्राजी सिंह भी, राजनीति के चाणक्य, पूर्व मंत्री, और राजनीति में लगभग 6 दशक का अनुभव सिंघवी साहब को है। हमने उनसे जाना कि किस तरह की राजनीति इन दिनों देश की चल रही है, किस तरह के प्रदेशों की राजनीति है, खासतौर पर राजस्थान की, कांग्रेस, भाजपा, ममता बनर्जी को लेकर जिस तरह की यूपीए की कमेंट्री थी, वो भी सब आपने जानी है। और मैं आपसे फिर एक बार आग्रह करूंगा कि राजनीति को समर्पित इस प्रोग्राम को आप जरूर देखा कीजिए, क्योंकि इसमें कई ऐसे संदेश छुपे रहते हैं, ऐसी बिटवीन द लाइंस बात आती है जिसको कि समझना जानना जरूरी है। तो यह था आज का हमारा कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल। आपने हमें ज्वाइन किया, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।